नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। देखिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12 का टॉपिक। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें जो यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड ही एक टॉपिक देखने वाले हैं कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गतिशील आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। पहले इस टॉपिक को समझेंगे कि यहां पर हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो असमान है। इसका मतलब उसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। उसमें हमने एक आयताकार कुंडली रखी है, आयताकार लूप रखा है। वो जो लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत वेग से गति कर रहा है। इसका मतलब है कि जो वेग है वो कांस्टेंट लेकर चलना है। यहां पर सिर्फ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें हम बदलाव लेकर चलेंगे दोस्तों। तो उस आयताकार लूप में से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है, आयताकार लूप में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसकी वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम हम यहां पर कंसीडर करेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम क्रॉस के साइन से दिखाते हैं, जो कि मैंने इस तरीके से दिखा रखा है। ये जो क्रॉस के साइन है वो आपको ये बता रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। देखिए दोस्तों, यहां पर हम इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप लेंगे और वो जो आयताकार लूप है ABCD से मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों। ये मैंने एक आयताकार लूप लिया है। ये इस तरीके से हम इस आयताकार लूप को दिखा सकते हैं दोस्तों। इस वाले बिंदु को मैंने नाम दे दिया A, ये B, ये C, D एक आयताकार लूप है। देखिए दोस्तों, इसको एक बार समझेंगे कि यदि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता और ये जो आयताकार लूप है इस चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होता तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होता। एक बार फिर से समझ लेंगे क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से गुजर रही है उसमें कोई बदलाव नहीं है। इट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो लूप या किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होता। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है वो यही कहती है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ही किसी लूप में या चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यहां पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है असमान चुंबकीय क्षेत्र। इसकी वैल्यू अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। मैं यहां पर इस स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कंसीडर कर लेता हूं B1 चुंबकीय क्षेत्र है। इस वाले सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों वो कितना है B1, जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। इस स्थान पर मैं चुंबकीय क्षेत्र कंसीडर कर लेता हूं B2, जो कि चुंबकीय बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। यहां पर ये जो भुजा है आयताकार कुंडली की, जो भुजा AB है वो हम कंसीडर कर लेते हैं L है। आयताकार कुंडली की भुजा AB या जो CD है, AB कह सकते हैं, या जो CD है वो हमने कंसीडर कर रखी है L है। और ये जो आयताकार कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, और ये जो भुजा AB या CD है उसके लंबवत v वेग से गति कर रही है। आयताकार कुंडली का जो वेग है दोस्तों वो है हमारे पास में v। आयताकार कुंडली का जो वेग है दोस्तों वो हम लेकर चल रहे हैं, नियत वेग है और वो v वेग से गति कर रही है। इसे को एक बार फिर से समझ लेंगे कि इस वाले भाग पर AB पर चुंबकीय क्षेत्र B1, CD पर चुंबकीय क्षेत्र B2
आयताकार कुंडली v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, और ये जो भुजा AB और CD है उसकी लंबवत दिशा में v वेग से गति कर रही है। यहां पर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। हम ये कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों अल्प समय डेल्टा t में इसमें से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। अब देखो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि जैसे t समय के अंदर ये वाला जो भुजा है वो यहां तक आ जाती है, ये वाली भुजा यहां तक आ जाती है, तो ये बीच वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो उतना का उतना ही रहेगा। केवल इसमें से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स और इसमें से इतने भाग में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मानों में जो डिफरेंस आएगा वो ही इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि डेल्टा t समय पश्चात ये वाली जो भुजा है वो इतनी दूरी तय कर लेती है, यहां से ये अल्प समय अंतराल डेल्टा t में तय की गई दूरी है। ये वाली जो दूरी है वो हमारे को ज्ञात करनी है। दूरी बराबर चाल इंटू समय हम पुट कर सकते हैं। तो चाल तो हमारे पास में है v, समय हम डेल्टा t ले रहे हैं। ये वाली जो भुजा है दोस्तों वो यहां से यहां तक पहुंच जाती है और ये भी v वेग से v इंटू डेल्टा t दूरी तय कर लेती है दोस्तों। तो v इंटू डेल्टा t दूरी तय कर लेगी, ये भी v इंटू डेल्टा t दूरी तय कर लेती है। तो यहां पर समझेंगे कि इतने भाग में से जो चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है और इतने भाग में से जो चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है उनमें जो बदलाव आता है उसी में जो देखो, यदि यहां से भी गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स और इतनी दूरी में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स समान होता तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होता। बट इतने से ये जो पट्टी बनी है इसमें से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स और इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है B1 और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है B2, तो दोनों में बदलाव होने की वजह से यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें भी अंतर आ जाता है और जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन आने की वजह से ही इस कुंडली में से ये वाला जो हिस्सा है AB और CD इसमें से धारा प्रेरित हो जाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तत्पश्चात इस पूरी कुंडली में से ही एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है दोस्तों। तो यहां पर हम सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे कि जो भाग ये वाला जो हिस्सा है कि जो AB है वो डेल्टा t समय में v इंटू डेल्टा t दूरी तय कर लेती है। तो v इंटू डेल्टा t इंटू AB में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हम यहां पर देखेंगे। आयताकार कुंडली डेल्टा t समय में v इंटू डेल्टा t दूरी तय करती है। देखो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल इंटू समय। यहां पर चाल तो है कुंडली की v और जो समय लग रहा है वो है डेल्टा t, तो दूरी बराबर हम चाल इंटू समय v इंटू डेल्टा t दूरी तय करती है। तो इस स्थिति में भुजा AB से गुजरने वाला, भुजा AB जितना क्षेत्रफल तय करती है उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, तो AB से गुजरने वाला AB, देखो AB इंटू में हम कर सकते हैं V इंटू डेल्टा t, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ये वाली भुजा इंटू ये वाली भुजा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। देखिए दोस्तों इस स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है उसको मैं φ1 से पुट कर दूं। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो यहां पर जो क्षेत्रफल है उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, यहां पर ये एक आयताकार पट्टी बनेगी, इसकी लंबाई तो हमारे पास में है L
और चौड़ाई है v इंटू डेल्टा टी। तो यहां से हमारे पास में ये आ गया है φ1 बराबर b1, एक की जो वैल्यू है वो है l, और जो यहां से इसका मल्टीपल में आ जाएगा v डेल्टा टी। दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से देख लेंगे। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे। चुंबकीय फ्लक्स अंदर की ओर, क्षेत्रफल सदिश भी अंदर की ओर, दोनों के बीच का कोण 0, तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, b1a आ जाएगा। b1 मैंने एजीडी रखा है, a यहां पर क्षेत्रफल है, और ये आयताकार जो पट्टी है, ये वाली जो पट्टी है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई इसकी v इंटू डेल्टा टी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को φ1 की जो वैल्यू है वो समझ में आ गई होगी। फिर देखिए, उसी समय अंतराल में भुजा CD, जो भुजा CD है, ये वाली भुजा है, भुजा CD, वो भी v इंटू डेल्टा टी दूरी तय करेगी, क्योंकि ये इनका तो वेग तो समान ही है। तो भुजा CD है वो v इंटू डेल्टा टी दूरी तय करती है, v इंटू डेल्टा टी दूरी तय करती है। तो इस स्थिति में जो भुजा है, या क्षेत्रफल का हम कह सकते हैं, क्षेत्रफल कौन सा हम लेकर चलेंगे दोस्तों, CD इंटू v इंटू डेल्टा टी। CD तो ये वाली है, CD इंटू v इंटू डेल्टा टी से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, और इस स्थिति में इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है, यहां से लेकर यहां तक ये जो पट्टी है, उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को हम φ2 से पुट कर दें, और φ2 बराबर आएगा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B2, इस भाग का क्षेत्रफल A। देखो दोस्तों, ये वाला क्षेत्रफल, इस पट्टिका का क्षेत्रफल और इस पट्टिका का क्षेत्रफल सेम होगा। B2 इंटू A से मैंने पुट कर दिया है B2, A की जो वैल्यू है दोस्तों, और यहां पर देखेंगे A, इसकी लंबाई वो L है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है v इंटू डेल्टा टी। तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन देखेंगे दोस्तों। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना आ गया है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, उसको मैं डेल्टा फाई से पुट कर दूं, या डेल्टा फाई बी से पुट कर देता हूं। तो φ2 माइनस से φ1 से हम इसको लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हम उपरोक्त समीकरण के अंदर पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, हमारे पास में क्या आएगा, देखिए दोस्तों, डेल्टा फाई वी, φ2 की जो वैल्यू है दोस्तों, ये है B2L V डेल्टा टी, B2L V डेल्टा टी माइनस, ये हमारे पास में φ1 की वैल्यू है B1L V डेल्टा टी। यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे, डेल्टा फाई बी बराबर, जो हमारे पास में कॉमन आ रहा है वो है B2 माइनस B1, तो शेष रह जाएगा LV डेल्टा टी, हमारे पास में यहां से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो डेफिनेशन है वो क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो ये कुंडली है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है दोस्तों, उसको हम E से लिख रहे हैं माइनस में डी फाई बी अपॉन डी टी, और इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं दोस्तों, डेल्टा फाई बी अपॉन में डेल्टा
टी, यहां से डेल्टा फाई बी की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देंगे तो ई बराबर हमारे पास में आ जाएगा माइनस वाला साइन, तो ये पढ़ा ही है। ये डेल्टा फाई बी की जो वैल्यू है B2 माइनस B1 इंटू में L इंटू V इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, माइनस वाला साइन तो पड़ा ही है, B2 माइनस B1 L V, ये हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आ गया है दोस्तों। इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, ये नेगेटिव साइन अंदर गुणा होगा तो B2 तो हो जाएगा माइनस में, ये वाला जो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में, तो B1 माइनस B2 इंटू में आ जाएगा L इंटू V। ये हमारे पास में आ गया है आयताकार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला B1 माइनस B2 L इंटू V के रूप में। देखिए हमने किसी छड़ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला निकाला था वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में था और वो केवल एक छड़ के लिए था, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र B था तो BLV आया था, यहां पर आ गया B1 माइनस B2 LV दोस्तों। अब कुंडली में प्रेरित धारा, कुंडली जो आयताकार लूप है उसमें प्रेरित धारा कितनी होगी। देखो धारा बराबर क्या होता है दोस्तों, यदि हम कुंडली का प्रतिरोध R कंसीडर कर लें कि कुंडली का जो प्रतिरोध है वो यदि R है तो धारा बराबर होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल बट्टे में प्रतिरोध, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास में B1 माइनस B2 LV अपॉन में R। ये आ गया हमारे पास में जो कुंडली है आयताकार कुंडली है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत धारा दोस्तों। अब हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया, प्रेरित धारा आ गई है दोस्तों। इसका मतलब तो ये हुआ, हम इसमें एक ऊर्जा संरक्षण नियम भी देखेंगे कि ये वाली जो कुंडली है जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रही है तो इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। हमने इसको गति करवाई, हमने इसको ऊर्जा प्रदान की, हमने इसको जब ऊर्जा प्रदान की तब ये गति करना स्टार्ट हुई है, हमने इसको गतिज ऊर्जा दी। अब देखिए दोस्तों जो गतिज ऊर्जा है उसकी वजह से इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे धारा बहती। इट मीन्स इस कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और विद्युत धारा बहने के कारण से ये जो तार है कुंडली है वो गर्म हो जाएगी, उस जो विद्युत ऊर्जा है वो उसमें ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है अभी हम देखेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि जब ये आयताकार कुंडली है वो इस असमान चुंबकीय क्षेत्र में से गति कर रही है तो उसमें प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है उसकी वजह से इसमें प्रेरित धारा बहती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा इसमें उत्पन्न हो जाती है। तो जो ऊर्जा संरक्षण है उस ऊर्जा संरक्षण को यहां पर हम समझेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, हमने अभी धारा की वैल्यू निकाली है I इक्वल टू B1 माइनस B2 L इंटू V अपॉन R, जहां R है वो है कुंडली का प्रतिरोध। कुंडली का जो प्रतिरोध है दोस्तों वो हमने लिया है कैपिटल R, कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R है। देखिए यहां पर हम धारा की डायरेक्शन यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि I धारा इधर से इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से बह रही है दोस्तों। तो अब इस धारा की वजह से जब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली, देखो यहां पर जब धारा बहेगी तो समझेंगे कि इस वाले हिस्से पर पूरे पर चुंबकीय क्षेत्र और इस वाले हिस्से पर पूरे पर चुंबकीय क्षेत्र सेम होगा। यदि इस बिंदु पर B1 है तो यहां पर भी B1, यहां पर B2 है तो यहां पर भी B2। तो इन चारों जो भुजाएं हैं उनके ऊपर लगने वाला बल का व्यंजक हम निकालेंगे। हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किसी चालक छड़ पर लगने वाले बल का सूत्र जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में देखिए क्या जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक पर, देखिए गतिशील धारावाही चालक पर, गतिशील धारावाही
चालक पर बल। बल का हम फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर होता है ILB साइन थीटा। यहां पर L और B के बीच का एंगल सदैव 90 रहने वाला है, तो बल का फॉर्मूला ILB होगा। देखिए दोस्तों, जो बल की डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम फाइंड आउट करेंगे। यदि यहां पर फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। आई की दिशा में तो मध्यमा, बी की दिशा में ये FBI होता है, तो अंगूठे की दिशा में बल लगेगा। इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, इस दिशा में धारा बहती है, तो इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन होगी इधर की ओर। इस डायरेक्शन में बल लगता है वो बल में कंसीडर कर लूं F1। फिर जो धारा है वो दोस्तों इधर से बहती हुई इधर जाएगी, तो इस पर बल लगेगा ऊपर की ओर, इसको हम F2 कंसीडर कर लें। धारा बहती हुई इधर आएगी तो इस पर लगेगा बल इधर की ओर गति की दिशा में, जो कि F3 है। इस पर बल लगेगा इधर की ओर, क्योंकि अब की बार जो धारा बह रही है वो इस डायरेक्शन में बह रही है, अंगूठा नीचे की ओर, F4 लगेगा। देखिए यहां पर जो F2 और F4 है, उनका दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि यहां पर इन दोनों का परिमाण समान नहीं होगा, F1 तथा F3, तथा इस पर परिणामी बल काम करता है। तो वो हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो देखिए भुजा AB पर बल, भुजा AB पर जो बल है उसको हमने F1 से लिखा है, जो कि इसमें से बहने वाली धारा IL इंटू B1 के बराबर होगा। फॉर्मूला ये होता है ILB, तो I उसमें से बहने वाली धारा, AB की जो लंबाई है, A से B तक की जो लंबाई है वो हमारे पास में है स्मॉल l। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B1। फिर भुजा CD पर बल, भुजा CD पर बल, जो भुजा CD है उस पर लगने वाला जो बल है उसको हम F3 से लिख रहे हैं, जो कि ILB2 के बराबर होगा। कुंडली पर कुल बल, क्योंकि F2 और F4 है वो तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो कुल बल क्या आ जाएगा दोस्तों, यदि यहां से हम ये कंसीडर कर लें, टोटल बल को मैं लिख दूं F से, तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा F1 माइनस F3 से हम पुट कर दें, F1 में से F3 यदि यहां पर घटा दे तो ILB1 माइनस ILB2, B1 माइनस B2 इंटू में आ गया है I इंटू L, या I इंटू L आ ही गया है। अब देखेंगे दोस्तों कि इस कुंडली को गति कराने में जो किया गया कार्य है, अब बल लग रहा है F1 वाला इधर, अब हम इसको वेग इधर प्रदान करना चाहें तो हमारे को कार्य करना पड़ेगा। तो कुंडली को गति प्रदान करने में किया गया कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुणा में विस्थापन। यदि यहां पर ये जो विस्थापन है v इंटू डेल्टा टी, इसको डेल्टा एक्स कह दें, बल की जो वैल्यू है दोस्तों वो तो हमारे पास में है B1 माइनस B2 इंटू में है I इंटू L, और जो विस्थापन है वो है v इंटू डेल्टा टी, यह आ गया दोस्तों हमारे पास में कि जो कुंडली है उसको गति प्रदान करने में किया गया कार्य। देखो समझना दोस्तों, इस कुंडली पर बल लग रहा है इधर और इसको हम गति करवा रहे हैं इस तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, और तो इधर इस दिशा में गति करवाने के लिए हमें एक कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य है उसका फॉर्मूला इस तरीके से प्राप्त होता है दोस्तों। ये जो किया गया कार्य है वो इस कुंडली में एक विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और उस विद्युत ऊर्जा की वजह से ही इस कुंडली के अंदर एक जो धारा जब बहती है तो इसमें उष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मैं यहां पर ये जो किया गया कार्य है वो कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। मैं यहां पर पुट कर रहा हूं दोस्तों, यह है किया गया कार्य
यह किया गया कार्य कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। अर्थात जब कुंडली में से धारा बहेगी तो वो जो विद्युत ऊर्जा है वो उष्मीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती है। यह विद्युत ऊर्जा कुंडली में उष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। तो यहां से आप देखेंगे कि जो उसमें ऊर्जा है H बराबर होता है I² R × T। यहां पर जो समय है वो है डेल्टा T। I की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली है दोस्तों, ये होती है। तो इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। क्या आ जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर कर देना है आप लोगों को। B1 - B2 का स्क्वायर L² V² R × डेल्टा T। ये जो R × डेल्टा T है ये वाला है, बट्टे में R²। तो जो उसमें ऊर्जा है दोस्तों हमारे पास में आ गई है B1 - B2 का होल स्क्वायर, और यहां से L² V² × डेल्टा T अपॉन में R, एक R रह जाएगा। यदि यहां पर आप I की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पर आप किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, I की वैल्यू जब यहां पर पुट कर देंगे तो दोस्तों ये जो उष्मीय ऊर्जा और ये जो कार्य है वो दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि यहां पर I की वैल्यू जब पुट करेंगे B1 - B2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, L² हो जाएगा, V² हो जाएगा, डेल्टा T यहां पर पढ़ाई है, एक R और आ जाएगा। जब यहां से इस I की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट करेंगे तो कार्य और उसमें ऊर्जा सेम होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो कार्य किया वो उसमें ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आयताकार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा उसमें ऊर्जा जो संरक्षित रहती है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।